ठीक है जी, हम शुरू करते हैं। ठीक है। हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था आरटी एक्ट, बहुत अच्छे तरीके से हमने अधिनियम बनाया था। ठीक है। किस तरीके से ये मतलब उसका गठन होता है, उसके बाद लागू किया जाता है। इससे पहले भी सर्व शिक्षा अभियान, इसके तर्ज पर सर्व शिक्षा अभियान भी था उससे पहले। ठीक है। फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, हमने छोटे मोटे आयोग बनाए थे और खासकर जो है हमारा प्राथमिक शिक्षा के लिए था। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के लिए। इससे पहले भी हमने इससे संबंधित मौलिक अधिकार हुई, आप मौलिक कर्तव्य की बात करो या आपका नीति निर्देशक तत्व की बात करो, तो हर जगह ये उपस्थित था, शामिल था। फिर लेकिन इसको एक अधिनियम के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, जो कि अब आपको पता है किस समय इसको लागू किया जाता है, क्या क्या इसमें स्टेप रखे गए थे। ठीक है, क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं थी, क्या क्या इसके कार्य थे, क्या क्या इसमें धाराएं थी। ठीक है, हमने ये सारी चीजें इस पर डिबेट करी थी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटी एक्ट 2009, वो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट के पर्पज से मानिए, ये एलटी में भी है, लेक्चरर में भी है और आपको पॉलिटी में भी है। ठीक है, हर क्षेत्र में। और एज ए टीचर ये चीज आपको आनी भी चाहिए, किस तरीके से इसमें प्रावधान रखा गया है। ठीक, तो लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप फटाफट। आप डायरेक्टली आंसर भी दे सकते हो, क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन लिख भी सकते हो और आंसर भी दे सकते हो। सर आप लिख लेना, क्योंकि मैंने नहीं लिखे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो आप लिख लेना ये क्वेश्चन। लिखिएगा, लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार। लिखिएगा साथ साथ फटाफट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बोलना नहीं है, सिर्फ आंसर लिखने। शिक्षा का अधिकार, आप क्वेश्चन लिख लेना आप भी। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, कब लागू हुआ। आपको सीधे आप आंसर लिख देना। ठीक है, साथ साथ कब लागू हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, लिख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के, लिखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, शिक्षा का प्रावधान किया गया। आप साथ साथ आंसर लिखते रहिएगा, प्रावधान किया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, साथ साथ आंसर भी आप लिखते रहिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा, ये आपको एग्जाम में दिखेगा, बिल्कुल लिखिएगा, शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को कब, शिक्षा के अधिकार को कब, कब समवर्ती सूची में शामिल किया गया, कब समवर्ती सूची में शामिल किया। ठीक है, कब किया गया था, तो इसके आप डेट वगैरह लिख दीजिएगा। शिक्षा के अधिकार को कब समवर्ती सूची में शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के, शिक्षक के न्यूनतम, न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं, कार्य दिवस कितने होते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा,
उसके बाद लिखिएगा, लिखिएगा, हाँ, लिखिएगा, एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? आप लिखिएगा, स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? आप इसके ऑप्शन भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो, ठीक है। लिखिएगा, गांव का प्रधान, अगर आपको ऑप्शन लिखने, गांव का प्रधान या अभिभावक या स्कूल का शिक्षक या स्कूल का शिक्षक या प्रधानाचार्य, या प्रधानाचार्य। ये मैंने आपको इसके ऑप्शन दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। यहां तक हो गए? 5 क्वेश्चन तक क्लियर आपके? बोलिएगा, बोलो। हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा, RTS 2009, जी ये है इसके अकॉर्डिंग। RTS 2009 में, RTS 2009 में शिक्षकों को शिक्षकों को शिक्षकों को एक सप्ताह में शिक्षकों को एक सप्ताह में कितने घंटे कितने घंटे RTS कितने घंटे शिक्षण कार्य शिक्षण कार्य होता है होता है? ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन लिखिएगा, 30 घंटे, ऑप्शन लिखिएगा, 30 घंटे, 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे। ऑप्शन है ये, 30 घंटे, 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे। उसके बाद लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट में आरटीई 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं? ठीक है, कितनी धाराएं हैं? धाराएं एवं अध्याय, बुरा लिखो इसको, कितनी धाराएं एवं अध्याय है चैप्टर, ठीक है। आरटी एक्ट 2009 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, निजी स्कूलों में निजी स्कूलों में निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को गरीब बच्चों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? आरक्षित है, कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? क्लियर है इतना? तो लिखिएगा, आरटीई एक्ट 2009
RTX 2009, RTE 2009 की धारा 4 के अनुसार, की धारा 4 के अनुसार, धारा करवाई थी ना मैंने आपसे कि धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष का है, 13 वर्ष का है, तो उसे किस कक्षा में, प्रवेश दिया जाना चाहिए, यदि वो 13 वर्ष का है तो किस कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन लिखिएगा इसका, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 और इनमें से कोई नहीं। चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? प्रारंभिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन लिखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है लिखिएगा, कक्षा, ऑप्शन इसके 1 से 5 तक, तो लिखिएगा कक्षा 5 से, ऐसे चलो कक्षा, चलो हाँ 5 से 8 तक लिखो, ये लिखो, ठीक है। फिर लिखिएगा कक्षा 1 से 8 तक, ठीक है। चौथा ऑप्शन है इसका, कक्षा 5 से 10 तक, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 5 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 5 से 10 तक, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद 10 क्वेश्चन हो गए। फिर लिखिएगा, एक दो और लिखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम RTE एक्ट लागू करने वाला देश कौन सा है? ये है, विश्व में सर्वप्रथम RT एक्ट, ठीक है, लागू करने वाला देश कौन सा है? फिर लिखिएगा, फिर लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, RTE एक्ट, यहां लिख लेता हूं 12वां क्वेश्चन, लिखिएगा RTE एक्ट, लागू करने वाला भारत का विश्व में, या तो लागू करने वाला भारत का, विश्व में,
कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है। या इस तरीके से बोलिएगा, या ये बोलिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से बोल सकते हो, लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है। ठीक है, कौन सा देश है। ऑप्शन ऑप्शन बता रहा हूं मैं इसके, ऑप्शन दे देता हूं मैं इसके। लिखिएगा 120, 132, 135 और 140। ऑप्शन है इसके 120, 132, 135, 140। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 120, 132 और 135 और 140। ये आई होप कि आपने कर लिए होंगे साथ साथ, लेकिन 1 मिनट फिर भी सोचने का टाइम है, आप करिएगा। पूरे क्वेश्चन लिख लिए, बताइए। पूरे क्वेश्चन लिखे आप लोगों ने? बस एक नहीं लिखिए, बाकी का जवाब नहीं आ रहा मुझे। बाकी ने लिख लिए? और बाकी, बाकी और बाकी थर्ड 3 हो गए, बाकी चौथे। ममता मैम लिख लिए? ओके, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख रखा अब। ठीक है, समझ जाना, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। आरटीएक्ट में संविधान के कौन से अनुच्छेद, मतलब सॉरी ये तो दूसरा है। आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ? पहला क्वेश्चन है, जिसका छूट गया हो देख लो और करते भी रहो साथ साथ। आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ? दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? फिर है, शिक्षा का अधिकार कब समस्त सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, शिक्षा के अधिकार को कब समस्त सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं? ठीक है, उसके बाद देखिएगा, स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के अध्यक्ष कौन होता है? इसके मैंने आपको ऑप्शन दिए थे। ठीक है, गांव के प्रधान, और फिर दिए थे मैंने अभिभावक, फिर दिए थे मैंने आपका शिक्षक, फिर दिए थे मैंने प्रधानाचार्य। ठीक है, उसके बाद आरटी एक्ट 2009 शिक्षकों को एक सप्ताह में कितने घंटे शिक्षण कार्य होता है? एक घंटे मतलब एक सप्ताह में कितने घंटे का शिक्षण कार्य होता है? 30, 40, 45 या 50? ठीक है, उसके बाद देखिएगा, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? ठीक है, उस ऑप्शन चाहिए इसके भी। ऑप्शन है 20, 25, 30, 35। ठीक है, ऑप्शन है 20, 25, 30, 35। उसके बाद नेक्स्ट, आरटीएस 2009 की धारा 4 के अनुसार, यदि कोई बच्चा 13 वर्ष हो तो कक्षा में प्रवेश किस वर्ष में दिया जाना चाहिए? किस कक्षा में दिया जाना चाहिए? ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, तो कक्षा में, किस कक्षा में दिया जाना चाहिए प्रवेश? कक्षा 6, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद, प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रारंभिक शिक्षा का ऑप्शन मैंने यहाँ दे रखे हैं, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 5 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 5 से 10 तक। उसके बाद, विश्व में प्रथम आरटी एक्ट लागू करने वाला देश कौन सा है? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट लागू करने वाला भारत विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 120, 32, 35 और 40। अब करिएगा, आई होप कि आपने कर लिए होंगे अब।
एक लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, और एक लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा। कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवस एवं शिक्षण घंटे कितना होता है? कक्षा 1 से 5, जो कक्षा 1 से 5 होता है ना, कक्षा कक्षा 1 से 5 तक के लिए, ठीक है, कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवस व शिक्षण घंटे कितने होते हैं? कार्य दिवस व शिक्षण घंटे कितने होते हैं? ये शिक्षक के पूछ रहे हैं, शिक्षक के, ठीक है। कक्षा 1 से 5 में शिक्षक के, लिख लो, शिक्षक के कितने कार्य दिवस एवं शिक्षण घंटे होते हैं? ठीक है, कक्षा 1 में से रिपीट कर रहा हूं, कक्षा 1 से 5 में शिक्षक के कार्य दिवस वो एक साथ देना है, वो शिक्षण घंटे कितने होते हैं? आपको कार्य दिवस भी लिखना है और शिक्षण घंटे भी लिखने हैं उसके, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष का लिखना है, ठीक है, 1 वर्ष के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो, कक्षा 1 से 5 में शिक्षक के 1 वर्ष का कार्य दिवस, ऐसा लिख लेना, 1 वर्ष का कार्य दिवस व शिक्षण घंटे कितने होते हैं? 1 वर्ष के निकालने, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं ये क्वेश्चन, कक्षा 1 से 5वीं तक का जो शिक्षक होगा उसको 1 वर्ष में कितने कार्य दिवस एवं घंटे होते हैं? आपको कार्य दिवस भी बताने और घंटे भी बताने। कर लिया होगा अब? बोलिएगा। इनमें से पक्का आएगा क्वेश्चन, देखना, 100% है। अब देखते जाइएगा, ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिएगा पहले, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आंसर बता रहा हूँ पहले उसको देखते जाना, ठीक है। अपने आप वहां पे टिक मारते जाना, जो सही होगा वो ठीक है और जो गलत होगा उसको, जो यहाँ है उसको लिख लेना। माइक ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, अरे आशा मैम माइक ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ? तो लिखिएगा आंसर 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। उसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया था? 21A, ठीक है। शिक्षा का अधिकार कब सम्मति सूची में शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद लिखिएगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं? 200। कितने होते हैं? 200 दिवस। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभिभावक, अभिभावक। उसके बाद लिखिएगा, आरटी एक्ट 2009 शिक्षकों को एक सप्ताह में कितने घंटे का शिक्षण कार्य होता है? 45 दिन, 45 घंटे। उसके बाद आरटी एक्ट 2009 में कुल कितने धाराएं एवं अध्याय थे? एवं अध्याय है 38 धाराएं और 7 अध्याय थे। कितने थे? 7 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 7, ठीक है। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? 25%।
RTX धारा 4 के अनुसार यदि कक्षा 13 यदि वह बच्चा 13 वर्ष का है तो कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? कक्षा 8 में। कक्षा 8 में। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? वो होती है कक्षा 1 से लेके 8वीं तक, इसको बोलते हैं प्रारंभिक। फिर लिखिएगा, विश्व में RTX लागू करने वाला प्रथम कौन है? नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। ठीक है। उसके बाद RTX लागू करने वाला भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 135। उसके बाद कक्षा 1 से 5 में शिक्षकों के कार्य दिवस व शिक्षण घंटे कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 200 कार्य दिवस होते हैं, 200 कार्य दिवस हो जाएंगे। तो यहां भी दिया था, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कार्य दिवस होते हैं। अगर मैं घंटे निकालूं तो वो थे 800 घंटे। और 1000 घंटे कहाँ बन रहे थे? 5 से 8 के बीच, ठीक है। और यहाँ 220 हो रहा था 5 से 8 के बीच, ठीक है। अब बताइएगा जरा, अब आप बताइएगा, अब काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी बाकी हम्म, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब तो देख लिया ना, तब पता चला जब क्वेश्चन करे, है ना, नहीं तो कहाँ पता चलता। ठीक है, तो इस तरीके से ये, तो बाकी दो ही लोगों ने बताया। और और किसने नहीं बताया अभी? हाँ, बोलो, तो कितने? ठीक है, तो इसको याद करते रहना भाई, ठीक है। जो ये गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं गलत, ठीक है, इसको याद करना, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब हो गया क्लियर आपका? 2009 RT बन गया ना पूरी तरीके से? अब बोलिए। हाँ, इसको अब रिवाइज करते रहना, भूलना मत इसको, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। आ रही बात समझ में? तो लगभग लगभग जो पॉलिटी के जो टॉपिक दिए थे वो लगभग लगभग समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। उसमें जो एक RTI दे रखा है, RTI, ठीक है, सूचना का जो अधिकार 2005 जो भी है उसमें कुछ, ठीक है। और एक बौद्धिक संपदा का अधिकार है, वो ना इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट टॉपिक है। कौन सा वाला है? इकोनॉमिक्स का है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते, जब स्टार्ट कर ही रखा तो हेडिंग डाल दीजिएगा, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं आज, फिर कल इसको पूरा कर देंगे। लिख लो, बौद्धिक, इसको हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बौद्धिक संपदा का अधिकार, ठीक है, या तो डायरेक्ट लिखो का अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार, शॉर्ट में ये ये बौद्धिक संपदा अधिकार। अब आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे, ये आपने सुना है कभी? नाम तो सुना ही होगा, खैर, है ना, नाम आप लोगों ने सुना होगा और थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। ये हमारा स्कूल से ही चलता आता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते ऐसे टॉपिक पे, है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार हमारे सिलेबस में डाला हुआ है, ठीक है। तो अब आप इससे क्या समझते हैं? आपके हिसाब से क्या लग रहा होगा इसमें? ये होगा क्या इसमें? बौद्धिक संपदा मतलब देखो, अधिकार तो छोड़िए आप, अधिकार तो छोड़िए आप, पहले इसको साइड में रखो। पहले पहले इसको सोचिएगा, ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब बौद्धिक संपदा मतलब आप किससे तात्पर्य लगा रहे हो? बौद्धिक संपदा का मतलब बोलिएगा।
पेड़ पौधों से, ठीक है। देखो अपनी अपनी राय होती है, देखो पेड़ पौधे, ठीक है, आप पेड़ पौधों से उसका मतलब लगाते हैं, पेड़ पौधों से। और बाकी बाकी लोग बताइएगा। ठीक है, आप इसका मतलब रोजगार से लगाते हैं, कोई बात नहीं, देखो अलग अलग तर्क आने चाहिए, कोई बात नहीं, रोजगार से लगाते हैं। बाकी लोग बताइएगा। बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा नहीं आने वाला समझ। बोलिए। ठीक है, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन। और एक और बच्चे, और बताइए, और कौन बच्चे बताने के लिए। और ममता मैम बताइए। अच्छा, आपने बताया पेड़ पौधे हैं। आशा मैम बताइए। फास्ट बताओ, फास्ट, आशा मैम। अरे यार, जो इन्होंने बताया, इनको पता है क्या में आ रहा है, लेकिन सहभागिता हो गई ना। अब हिम्मत हार गई, मुझे नहीं आ रहा है। अब चाहे इतने में से बोल देते, आपके पास तो चार ऑप्शन आ गए। अब बोलिएगा तभी तो आएगा जब सोचोगे। बोलो, क्या आपके हिसाब से क्या है बौद्धिक संपदा, आप किसको समझ रहे हैं, आप किस क्या मतलब ले रहे हैं इसका। एटम बम तो नहीं है कहीं, एटम। बौद्धिक, 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 बौद्ध, बौद्ध धर्म पड़ा, बौद्ध, 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 बोध, बौद्धिक। हाँ, बोलो बौद्धिक संपदा मतलब है। किससे। तब तक आगे बढ़ ही नहीं रहे हम, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये एटम बम है बौद्धिक संपदा। एटम बम तो है नहीं। तो क्या है ये बौद्धिक संपदा मतलब, क्या लग रहा है आपको, आपको लग रहा है क्या, कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो बुद्धि। और आगे तो बोलो, इन दोनों को मिला के बोलो, बुद्धि। बोलो, बोलो कुछ और, इन दोनों को एक साथ कोरिलेट करके बोलो अब। बुद्धि, चलो ठीक है, बुद्धि। और ठीक है, ठीक है, आपने बोल दिया है, ठीक है, चलो आपके देखो चार आंसर आ गया आपके, क्या आ गए, चार। यही होती है क्वेश्चन करने की उत्पत्ति, कैसे किया जाए, कैसे आंसर निकाले जाए लोगों से। अब देखो, अब अगर मुझे लिखना आता ना कहीं, अगर मुझे बोल दिया जाता कि बौद्धिक संपदा अधिकार पे निबंध लिखिएगा, क्या लिखिएगा, निबंध लिखिएगा, तो आपकी सोच देखिएगा, कोई लिखता पेड़ पौधों से कोरिलेट करके लिखता, कोई लोग रोजगार को मान के लिखता, कोई इसे प्राकृतिक संसाधन मान के लेके चलता, कोई ये बोलता ये बुद्धि है ना। तो कहीं ना कहीं देखो विचारों में कितने भिन्नताएं आती है। तो ये आपके अनुसार है, क्या ये आपके अनुसार है, आप हो सकता है आप अपने अनुसार सही है, आप तो सही है क्योंकि आप इसका मतलब इस तरीके से समझ रहे हैं, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा कोशिश करो, अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो कि इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, थोड़ा सा कोशिश करो। अब मैं देता हूं आंसर पांचवा, क्या दे दो, मैं, ठीक है, मेरे हिसाब से क्या लग रहा है देखिएगा। देखो, ठीक है, जो बौद्धिक है उसका तात्पर्य मैं बुद्धि से ही लगाऊंगा, पहले तो क्या लगाऊंगा, बुद्धि से। देखो हो क्या रहा, बौद्धिक संपदा अधिकार, अधिकार छोड़िएगा इसको, इसको अधिकार क्या माना, अब थोड़ी सी हिस्ट्री सुनिएगा पहले। बौद्धिक संपदा, अब एक चीज बताइएगा पहले, बौद्धिक को मैंने अलग छांट दिया बुद्धि से, और संपदा को मतलब, बोलो, मेरी संपत्ति, क्या है बोलिएगा, मेरी संपत्ति, मतलब मेरी प्रॉपर्टी, क्या है मेरी, बोलिएगा, प्रॉपर्टी।
और बुद्धि मतलब मेरी, जैसे एक तो इंटेलिजेंस होती है, क्या होती है? इंटेलिजेंस। तो यहाँ मैं बौद्धिक ले रहा हूं, तो इसका मीनिंग हो गया इंटेलेक्चुअल। क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल। अब आपका इंटेलिजेंस ले लो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल देखिएगा। अब प्रॉपर्टी, अब देखो जरा, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास? मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है? बुद्धि। जो मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? बुद्धि है ना, दिमाग। जो मेरे अंदर जो क्वालिटी है, वो क्या है? मेरी संपत्ति है। एक बार फिर समझिएगा, जो बुद्धि है, बौद्धिक है, जो मेरे अंदर इंटेलेक्चुअल है, क्या है मेरे अंदर? इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि है मेरे पास। मैंने कल परसों नहीं बताया कि आपकी मानसिक बुद्धि लब्धि क्या है, इस टाइप बोल नहीं रहा था मैं, बुद्धि लब्धि, है ना? तो जो आपका इंटेलेक्चुअल है, तो उसको कनेक्ट किससे कर रहा हो? संपदा से, संपत्ति से कर रहा हो कनेक्ट। संपदा मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जोड़ रहा है, इंटेलेक्चुअल भी क्या है? हमारी प्रॉपर्टी है। क्या है? हमारी प्रॉपर्टी है। ये मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे पास जितना भी ज्ञान है वो मेरी क्या है? प्रॉपर्टी है। एक बात बताइएगा, अगर आपके पास जमीन है बहुत सारी, क्या है? क्या है आपके पास? अभी बहुत सारी जमीन है, खेत खलियान है, आपके पास मकान है, तो आप क्या बोलते हो? इसके पास में बहुत सारी क्या है? हाँ, प्रॉपर्टी है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? बहुत सारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ। क्या बन गया? प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ। तो अगर मेरे पास जमीन नहीं है, अगर मेरे पास बुद्धि है, तो ये भी तो मेरी प्रॉपर्टी है, नहीं है? तो मेरी क्या है? ये प्रॉपर्टी है। मेरा ज्ञान मेरे लिए क्या है? प्रॉपर्टी है। तो वो इसी को ही कनेक्ट कर रहा है। अब देखिएगा, बुद्धि, संपत्ति, माइंड, इंटेलेक्चुअल मेरी प्रॉपर्टी है, और सबके पास होती है, नहीं होती? बोलिएगा, सबके पास होती है। तो अब लॉजिक देखिए जरा, लॉजिक समझेगा जरा, लॉजिक देखिएगा। जब बुद्धि संपत्ति है, तो इसको क्या दिया गया? अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार। इसका मतलब हर किसी का अधिकार है अपने ज्ञान का, संपत्ति का संरक्षण करना, उसका प्रचार प्रसार करना, है ना? ज्ञान को बांटना। एक किस श्रेणी में रख रहा है? अधिकार की श्रेणी में रख रहा है। बात समझ रहे हो? टाइटल पे पहुंच रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अब अब आप बताइएगा, क्या पेड़ पौधे हो सकता है? तो अब आप खुद ही लगा लीजिएगा आंसर, थोड़ा सा समझिएगा। क्या पेड़ पौधे हो सकता है? बोलो, हो सकता है? क्या रोजगार हो सकता है? तो ठीक है, आप रोजगार से लगा सकते हो मीनिंग, लेकिन ये बात कर रहा है हमारी माइंड की प्रॉपर्टी को। किसकी बात कर रहा है? माइंड की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। प्राकृतिक संसाधन ये सब अलग होते हैं, ठीक है। जो नेचर से मिलते हैं वो अलग है, जल पानी ये सब अलग है, ये पेड़ पौधे, ठीक है। अब हम पढ़ क्या रहे? बौद्धिक संपदा। अब आप समझ गए होंगे कि ये चीज है क्या, ठीक है। मीनिंग का आपको पता लग गया, ओरिजिन कैसे हो रहा है। अब इसमें रटना नहीं है, ठीक है। क्या करना है? रटना नहीं है, बस समझना है कि हो क्या रहा है, ये बना क्यों शब्द, ठीक है, और इसको अधिकार क्यों बना रहे, क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जरा, तो मैंने क्या कहा अभी? मैंने कहा आपको क्या कहा अभी, कि ये एक प्रकार का हमारा क्या है? हमारी कहीं ना कहीं बुद्धि से रिलेटेड है, हमारे ज्ञान से रिलेटेड है। एक बात बताइएगा, अगर मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, मेरे पास बहुत सारी बुद्धि है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं खोज करूंगा। क्या करूंगा? खोज करूंगा। अगर मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी बुद्धि लब्धि है, एक बात बताइए, जो इंजीनियर होते हैं ना, इंजीनियर, है ना, तो वो कैसे देख लेते हैं, वो किस तरीके से खोज कर लेते हैं, कैसे आविष्कार होता है? आप बताइएगा, कैसे आविष्कार हो जाता है हर चीज का, है ना? आपने देखा होगा टेलीफोन का आविष्कार इसने करा, आपने देखा होगा इसने भारत की खोज कर दी, उन्होंने बुद्धि का प्रयोग तो करा होगा, नहीं करा? बुद्धि का प्रयोग करा होगा ना। एक बात है,
मैं मैं एक कंपनी बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? कंपनी। उसके लिए तो माइंड लगा होगा ना। कंपनी, बुद्धि मेरे साथ प्रॉपर्टी तो आएगी। तो भारत सरकार ही नहीं, विश्व भर में इसको अधिकार का नाम दिया है कि ये आपका एक अधिकार के रूप में स्थापित होगा पूरे विश्व में। तो ध्यान दीजिएगा, इस बौद्धिक संपदा का आप समझ गए होंगे, अपने ज्ञान को सृजन करना, क्या करना बोलेगा? अपने बोलेगा सृजन करना, किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान को सृजित किया जाता है, उसको एक क्या बनना चाहिए? वो आपकी एक प्रॉपर्टी है। क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है और आपका वो अधिकार है। क्या है? वो अधिकार है। इसीलिए इसको उन्होंने, भारत सरकार ही नहीं, विश्व भर में इसको कानूनी अधिकार के नाम से जाना गया है। कानूनी अधिकार इसका क्या दिया है? नाम दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? कानूनी अधिकार। क्या आपने संपत्ति के अधिकार को पढ़ा? पहले संपत्ति का अधिकार था ना, बोलिएगा। तो संपत्ति का अधिकार भी कुछ चला था पहले, मौलिक अधिकार था। देखिए, तो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो हमारी ये संपत्ति होती है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर कौन सी संपत्ति है? यहाँ पर इंटेलिजेंस संपत्ति हमारी कौन सी है? इंटेलिजेंस। यहाँ धन से मतलब नहीं है, यहाँ हमारी बुद्धि से मतलब है। तो इस पर क्या रोक लग सकती है किसी की? नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ उन्होंने क्या करे, प्रयास करा है और काफी कुछ इसके लिए नीतियां बनाई है, कानून बनाया है। इसको कानूनी अधिकार के रूप में आपको अधिकार मिला है। अगर आपके पास इतनी पावर है, अगर आपके पास इतनी बुद्धि है कि आप अपने बुद्धि का अच्छे तरीके से क्या कर सको, प्रयोग कर सको, या कल के दिन आपने ये भी तो किसी ने खोजा होगा ना, किसी ने बुद्धि लगाई हो, किसने भी जब बुद्धि लगाई तो देखिएगा, इसके भी इसका क्या बना हुआ है? एक सिंबल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सिंबल बना हुआ है। और उसकी इसमें क्या लगा हुआ है? वो जिसे हम बोलते हैं ट्रेडमार्क चिन्ह लगा होगा। क्या लगा होगा? ट्रेडमार्क चिन्ह लगा होगा, या जिसे हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं पेटेंट करा होगा। इस चीजों को क्या करा होगा? पेटेंट करा होगा, ठीक है। तो अधिकार करने के लिए अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या अलग अलग पार्ट बताए, जैसे पेटेंट करना, अधिकार अलग अलग रूप से अधिकार दिए। क्या दिए? अलग अलग रूप से अधिकार दिए उन्होंने कि आप इस अधिकार में ये करिएगा, उस अधिकार में इस तरीके से ये करिएगा। तो आपको मैंने केवल और केवल अभी क्या समझाने की कोशिश करी है? मीनिंग समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसकी जरूरत कैसे किस प्रकार की हो रही है, अब आप समझ गए होंगे कि बौद्धिक संपदा अधिकार में कौन कौन से लोग वो आते हैं। अगर किसी ने खोज करी ना, सपोज दैट मैं राइटर बन जाऊं, क्या बन जाऊं? राइटर। मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो मेरी मानसिक, जो मेरी मेंटल पावर है, मेरे अंदर मानसिक विकास हुआ होगा, मेरे अंदर बुद्धि उतनी तेज होगी, तब तो मैं कवि बना, है ना। तो अब मेरी एक पहचान बनेगी अपने आप में। क्या बनेगी? पहचान। तो उसको राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना और उसको समाज में उच्च स्थान देना, ये एक अधिकार के रूप में हो गया है। अगर आपके पास टैलेंट है, क्या है आपके पास? टैलेंट है, तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट आपको ऐसे उठा के ले जाती है, आइए आप हमारी कंपनी में आइए, ठीक है। आप आइए, आपने बहुत सारे भारत में टैलेंट देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो आयु से भी अधिक उनकी बुद्धि लब्धि पाई गई है। छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, जैसे चाणक्य नाम सुना होगा, 6 7 8 9 साल की उम्र में कई अपने प्रश्न आंसर जो भी है, जो पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में उनको पता है। तो इसका मतलब इनमें बुद्धि जो है बहुत, मतलब क्या है, बहुत तीव्र गति से उनकी चल रही है। तो इस तरीके से आप समझिएगा किस तरीके से ये चीजें होती है। तो हमने इकोनॉमी में भी इसी तरीके से चीजें चलती है। जिन्होंने खोज करी है, आविष्कार करे, उनको क्या कर दिया गया है? उनको एक अधिकार दे दिया गया है कि ये चीज अब आपकी है, मुझे हक मिलना चाहिए, मुझे अधिकार मिलना चाहिए। किसका? मैंने पेन खोजा है, अब मेरा ये अधिकार मिलना चाहिए मुझे, किसमें मेरा नाम छप जाए, ये मेरा अधिकार छपना चाहिए। अगर मैं आपने देखा होगा, अंबानी सुना होगा आपने, आप जियो का नाम सुनते हो ना, सुनते हो, तो वो मालिक तो वो है ना, ठीक है। तो हम अब जियो के नाम से कोई और नहीं खोल सकता, जियो कोई और नाम नहीं रख सकता, वो अब किसका है? उन्हीं का ही है, उन्हीं की उपज हो, उन्हीं की दिमाग की सोच है वो।
वो उनका क्या करा उन्होंने, उन्होंने अपने अधिकार में लिया उसको। अब किसमें लिया, अपने अधिकार में लिया। उन्होंने अब उसका सिंबल भी बना दिया है जियो का, जिस तरीके से आपने देखा होगा जियो का सिंबल किस तरीके से होगा। तो वो चीजें क्या करी होती है, वो चीजें पेटेंट करी होती है। क्या करी होती है, पेटेंट करी होती है। उसमें ट्रेडमार्क लगा होता है, उनका अपना सांकेतिक चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है, सांकेतिक चिन्ह लगा होता है। उनमें वो फिक्स कर देते हैं वो चीज अब उनकी है और किसी की नहीं हो सकती, बाकी लोग उसमें नहीं बना सकते। वो उनकी क्या है, अपनी बुद्धि की उपज है, वो उनका अब क्या है, वो अधिकार है। उनके अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। बात समझ में आई। अगर कल के दिन आप नई खोज कर रहे हैं, अगर आप उसको अब अपने अधिकार में लाना चाहते हो, तो उसको क्या करिएगा, पेटेंट करिएगा, उसको ट्रेडमार्क के रूप में स्थापित करिएगा। किसमें करिएगा, ट्रेडमार्क के रूप में। ठीक है, उसको रजिस्टर्ड करिएगा। आपने इंस्टीट्यूट देखे होंगे बड़े बड़े, क्या देखे आपने, इंस्टीट्यूट देखे होंगे बड़े बड़े, जो जैसे मान लो एक कोचिंग का नाम ले लेते हैं, दिल्ली का या कोई सा भी आप नाम ले लो, जैसे केडी कैंपस मैंने नाम ले लिया, या बहुत सारे और नाम ले लीजिएगा। तो उस नाम से ना दूसरे इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते अगर उसने पेटेंट करा होगा। पेटेंट, ठीक है, पेटेंट करा होगा या उसने रजिस्टर्ड करा होगा, तो उस नाम से दूसरे नहीं खोल सकते। अगर खोलना चाहते हैं तो परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे जिन्होंने नाम रखा है, नहीं तो वो केस करेगा आप पर। अगर आपने उस नाम से खोला है तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। अब बात समझ में आई। और बाकी दूसरा नियम इसमें ये भी है, इसमें कॉपीराइट वाला सिस्टम भी होता है। क्या होता है, कॉपीराइट वाला सिस्टम भी अधिकार दे रखा है उसमें। ये दो तरीके से चलते हैं, ठीक है, एक औद्योगिक अधिकार होता है और एक मतलब कॉपीराइट वाला होता है। आपने देखो होगा, लेखक देखे आपने, लेखक जो हमारे इंग्लिश में या किसी में भी, जो आप बात करते हो शेक्सपियर, आप बात करते हो जॉन मिल्टन, आप बात करते हो फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, आप बात करते हो क्रिस्टोफर मार्लोव, आप बात करते हो एडमंड स्पेंसर, आप बात करते हो चौसर। क्या उन्होंने किसी की राइटिंग नहीं चुराई होगी, बताइएगा। क्या किसी ने उनकी कॉपी नहीं करा होगा, करा होगा ना। तो इस तरीके से कॉपीराइट का भी उन्हें अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो उसके भी कुछ एक क्या होता है, निर्धारित कुछ सीमाएं होती है, परमिशन लेनी होती है। आपने देखा होगा हमारे पास ऐसे प्ले या पोएट्री रहती है, ऐसे नॉवल रहते हैं जिसका सोर्स कहीं दूसरे प्ले या पोएट्री से लिया होता है, नहीं लिया होता, आपने देखा होगा। तो शेक्सपियर के जितने भी मोस्टली जो प्ले हैं, बहुत लोगों ने चुराए हैं उनके प्ले। बात समझ में आ रही है। तो तो अब रोमांटिक एज तक की बात कर रहा हूं मैं। इंडियन जो हमारे इंडियन लिटरेचर में, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो शेक्सपियर के जो ड्रामा है, शेक्सपियर की जो कहीं ना कहीं चीजें हैं, वहां से क्या करी गई है, कॉपी करी गई है। तो इस तरीके से समझिएगा। और जो आपने देखा होगा, मान लो मैंने अपनी बुक खरीदी, अपनी बुक छपा ली मार्केट में, क्या छपाई मैंने, बुक छपाई, तो मैंने अपने नाम से छपाई ना वो बुक, तो अब कोई उस नाम की बुक कोई नहीं छपा सकता। मैंने उसको रजिस्टर्ड कर दिया है, मैंने उसको पेटेंट कर दिया है। क्या कर दिया है, पेटेंट कर दिया है, मैंने उसको ट्रेडमार्क लगा दिया है। ठीक है, उसकी निर्धारित सीमा होती है, उसका कार्यकाल रहता है, 20 साल तक रहेगा। फिर आपको वो करवाना होता है, रिवेन्यू करवाना होता है चीजों को। तो वो चीज आपकी है। अगर कोई दूसरा उसमें मार्केट में ला रहा है तो आप उससे क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। बाकी आप कॉपीराइट भी कर सकते हो, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी परमिशन, सरकार से थोड़ी ना, जिसने वो लिखा है, जो उसका मालिक है। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। आपने मूवी देखी होगी ना बहुत सारी, देखिए ना मूवियां, तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारी जो बॉलीवुड मूवी है ना, ये ज्यादातर क्या होता है, यही मूवी ना साउथ में भी होती है, नहीं होती। आपने सिंघम देखी होगी, आपने बॉडीगार्ड देखी होगी, ये सारी मूवी और जितनी भी मोस्टली रहती है हमारी इधर, वो सारी की सारी ना साउथ में भी है, नहीं है। जो साउथ में है, तो इसका मतलब क्या करा उन्होंने, उस मूवी को क्या करा है, कॉपी करा है। क्या करा उन्होंने,
कॉपी कर लिया, पूरी स्टोरी को कॉपी कर लिया है, तो इसका मतलब उन्होंने उनसे क्या लिया है, परमिशन लिए। बोलिएगा उन्होंने क्या लिया होगा, परमिशन। नहीं तो अगर वो बिना पूछे उस तरीके से मूवियां बनाते, कॉपी करते, तो वो कहीं ना कहीं वो क्या होता, उस पर केस लग जाता, फिर आप उनको क्या देना पड़ता, हर जाना देना होता, कुछ जो भी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बौद्धिक संपदा का वैल्यू कितनी है। अब आप समझ गए होंगे ना, नेचुरली मतलब प्रैक्टिकली आप समझ गए होंगे, समझ गए ना, बोलो। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये प्रॉपर्टी है, इतना सा ध्यान रखिएगा। अपनी प्रॉपर्टी को तो नहीं बोलोगे ना, ये हमारी क्या है, ये प्रॉपर्टी है, और ये हमारा अधिकार है कि हम, अगर मैंने पेन खरीदा तो ये मेरा है, मेरा इस पे क्या है, मेरा इस पे अधिकार है, इस पे क्या है, इस पे अधिकार है। बस अब आपको मीनिंग पता चल गई ना, अब आपको आसान है समझने की। क्वेश्चन अब इन्होंने क्या बनाई होगी नीतियां, अब अपने अधिकार को पढ़िए, अपने अधिकारों को पढ़ना अब आसान है, ठीक है। और ये चीजें हमें आनी भी चाहिए, पता है, बहुत काम की चीजें ये भी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कि देखो भारत, हम तो यहाँ भारत वाला पढ़ेंगे ना, जो भारत में कुछ किस तरीके से नियम है ना, हम तो ये पढ़ेंगे ना भारत में। लेकिन मैं दो लाइनें आपको उससे पहले बताना चाहता हूं। मैंने कहा ये विश्व स्तर पर बहुत फेमस हो चुका है, तो लिखिएगा, दो लाइनों में लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा इसको। इससे पहले जो इसका ओरिजिन होता है, भारत में कब आता है, इसकी एंट्री भारत में कब होती है, देखिएगा, लिखना। एक संस्था होती है, एक संगठन होता है, लिखिएगा विपो। विपो, विपो से पहले देखो, विपो, विपो एक संगठन होता है, विपो। कोई बताएगा विपो मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है, बोलो। विपो संगठन होता है एक, लिखो देखो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, वर्ल्ड लिखिएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में लिखो विश्व, हिंदी में लिखो विश्व बौद्धिक, बौद्धिक संपदा अधिकार, संपदा अधिकार। देखो, भारत आने से पूर्व ये विश्व में था, कहां था ये, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार के नाम से जाना जाता था। अब इसी को उठा के भारत ने भी क्या करा है, अपना ये अधिकार बनाया है। बात समझ में आई अब, बोलिएगा, बोलो। क्वेश्चन आएगा आपको, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार का गठन कब होता है, अब लिखो, अब विश्व ने कब बनाया इसको, कोई बताएगा कब, देखो लिखिएगा 1967 में, 1967 को। और इसका जो मुख्यालय है कहां हो सकता है, जेनेवा में। कहां है, बोलो। इसके जो सदस्य हैं 191, किसके, विश्व बौद्धिक संपदा के। इसमें भारत भी शामिल है, इसमें, बोलो, भारत भी शामिल है, ये ध्यान रखियो। जब भारत भी शामिल है तभी तो भारत ने भी लागू करा। क्यों भारत शामिल है, जब ये संगठन बना था 1967 में, मुख्यालय जेनेवा में, सदस्य 191, इन्होंने सभी को दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी लोग अपने अपने देश में, अपने अपने राष्ट्र में इसको लागू किया जाए। आपके देश में अनेक प्रकार के टैलेंट है, उनको आप अधिकार दीजिएगा, ठीक है, अधिकार दीजिएगा। तो इस तरीके से पहले विश्व में आता है, इस प्रकार ये चलता है, तब जाके लिखिएगा इसका जो काम होता है, लिखिएगा, आज लिख लो इसका मतलब, लिखिएगा, लिखिएगा, यह संगठन
पूरे विश्व में, लिखो, यह संगठन पूरे विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। लिखिएगा, यह संगठन पूरे विश्व को बौद्धिक संपदा संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब एनकरेज करता है, ये सबको क्या करता है, ये एनकरेज करता है, इस अधिकार के लिए एनकरेज करता है कि करिए, खोज करिएगा, है ना, एनकरेज करता हो, प्रोत्साहित करता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, हाँ करिए, सोचिएगा, हाँ बोलो बोलो, ठीक है, खोज वाली प्रवृत्ति है, संरक्षण को प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहन देना, एनकरेज करना, आगे बढ़ाता हो, आगे, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि प्रत्येक देश में इसको क्या बनाया जाएगा, कानूनी अधिकार के रूप में इसको स्थापित किया जाए, इन्होंने ये ऑर्डर दिया था, ठीक है। तब जाके भारत में लगभग 1970 के आसपास इसकी क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। लगभग 1970 के बाद ये भारत में भी चालू हो जाता है। तो कल हम इस पर अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे कि कितने भागों में ये बौद्धिक संपदा बढ़ती है और इसमें क्या क्या कुछ अधिकार है हमें, पेटेंट का, है ना, क्या क्या इसमें हमारी जिम्मेदारियां हैं कुछ, ठीक है। अधिकार आपको तभी मिलेंगे जब आप उसको, आप उसकी जो इसमें कुछ निर्धारित जो उन्होंने रखे हैं, निर्धारित जो योग्यता मान लो या उसमें कार्य बताए हैं, वो आपको करना जरूरी है, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, ये भी तो किसी ने बनाया होगा, है ना, तो हर चीज किसी ने बनाई होगी। आप फोन को ले लीजिएगा, फोन, जैसे आप अलग अलग कंपनी आती है, अलग अलग आपने मोटर बाइक देखी होगी, जैसे होंडा, स्प्लेंडर, है ना, अलग अलग गाड़ियों के नाम आपने सुना होगा, कंपनियां अलग अलग सुनी होगी, उनकी अपनी अपनी क्या है, पहचान है, क्या है, पहचान है। कुछ तो लोगों से पहचानी जाती है, लोगो जानते, लोगो लगा रहता है उसमें, लोगो, पहचान, प्रतीक, लोगो लगा के रखते हैं। हम एक बार बताइएगा, हम कैसे पहचानते हैं ये चाइना की है ना, तो अपने अपने क्या लगा के रखते हैं, इसमें ट्रेडमार्क लगा होता है ना, ट्रेडमार्क लगा होता है, पहचान लगी होती है उसमें, चिन्ह लोगो लगे रहते हैं इसमें कि मेड इन इंडिया, इस टाइप का ना, हर चीज का लोगो रहता है। अब आप एक बार बताइएगा, जैसे आप बुक लेते हो, बुक के आगे नहीं तो लगा हुआ लोगो, आर्यंत की है, प्रतियोगिता है, होता है ना, तो इस तरीके से होता है, ये अलग अलग, ये प्रमाणित होता है, सरकार के द्वारा प्रमाणित किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये तभी अधिकार होगा आपका जब आप इसकी प्रक्रिया को पूरा करेंगे, ठीक है, ये चीजें होती है। तो ये बौद्धिक संपदा का मतलब वही है, अगर आप अपने दिमाग की उपज है ना, अगर आपने अपनी बुद्धि से कुछ खोजा है तो वो आपके अधिकार में हो, आपका अधिकार है, उसको अच्छे से प्रयोग करिएगा, ठीक है। आपको उसको क्या, ठीक है, उसको प्रयोग कर सकते हो अच्छे से, फिर उसको आप क्या कर सकते हो, दूसरों को भी वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सब चीजें आती है इसमें, ठीक है। आ रही बात समझ में, बोलिएगा, अब मत बोलना ये पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक है, ठीक है। अब अब बिल्कुल इसी से रिलेटेड बोलना है, ठीक है। तो चलिए, शुक्रिया, मिलते हैं, बाकी पढ़ते रहिए जितना पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओके।